Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start 9th class worksheet number 55. It's science worksheet and topic is gravitation, free fall. So how do the objects thrown upwards fall on the earth surface? हम कुछ भी अब इस वाले डायग्राम में भी जैसे दिखाया हुआ है कि बॉल को ऊपर की साइड थ्रो किया हुआ है लेकिन वो वापस नीचे ही लौट के आती है। तो हम कुछ भी जब थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो वो कहाँ आती है, नीचे की साइड ही आती है। तो ऐसा ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे है एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. When an object falls towards Earth's surface under the influence of gravitational force of Earth alone, then its motion is termed as free fall. तो ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे की ओर आती है, और जब केवल उस पे जब हम देख रहे हैं कि बस एक ही फोर्स काम कर रहा है उस पे, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक फोर्स लग रहा है, एक पुल लग रहा है जो हर चीज को वो खींचती है, बस उस पे वो ही फोर्स उस टाइम पे काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और जो भी चीज हम गिरा रहे हैं उसको बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। जैसे यहाँ पे बॉल है, बॉल को ऊपर से गिरा रहे हैं तो ये क्या होगी? बॉल हो गई, फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब है ड्यूरिंग फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट एंड एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। अब क्या है, ये हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? जो एक तरह से स्पीड होती है लेकिन उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। तो जो स्पीड है उसकी, जो वेलोसिटी है, वो डायरेक्शन तो उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि किधर आएगी? डाउनवर्ड्स रहेगी डायरेक्शन। अगर किसी चीज को ऊपर की साइड थ्रो किया है और वो जब वापस आएगी तो वो नीचे की साइड ही गिरेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो दूसरा क्या है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? कि फिर शायद मास की वजह से हो रही होगी। तो इन्होंने बोला है कि जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो इसके लिए अब हम एक देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम करके देखते हैं कि सपोज करो ये बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है, यहाँ सबसे ऊपर से किसी बॉल को थ्रो किया गया है। तो जब उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग लेते हैं वेलोसिटी की, तो क्या था? जब बॉल यहाँ पे थी तो उस टाइम पे टाइम क्या था? 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड था। उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड, जब 2 सेकेंड हो गया तो फिर देखते हैं बॉल यहाँ पे आ गई और उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी होगी? एग्जैक्टली डबल ऑफ 9.8, राइट? इससे क्या हो गई? डबल हो गई, इसमें 9.8 और ऐड हो गया। फिर देखते हैं हम 1 सेकेंड के बाद, और जब बॉल और नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगेन कितना हुआ? जो उसमें 9.8 ऐड हो गया, इसमें इतना ऐड होके फिर ये वाली वैल्यू आई। और अगर हम और आगे भी देखते हैं, अगर 4 सेकेंड लेते हैं तो उसमें भी क्या होता? इस वाले में फिर क्या होता? 9.8 ऐड होके आता। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो ये तो हमें पता चला। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरेगी, ये हमें पता है कि कोई हमें थोड़ी सी ऊपर से ही बॉल मारता है, या कॉइन है, हमें थोड़े से ऊपर से कॉइन कोई फेंकता है तो वो इतना इंजरी नहीं करेगी, वो इजीली हमारे ऊपर गिरेगा, बस कोई चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो बहुत ऊंचाई से फेंका जाए, वो बॉल या वो कोई कॉइन ऊपर से फेंका जाए बहुत ऊंचाई से, तो क्या होगा? पर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है बाय द एडिशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, और इंजरी भी फिर ज्यादा होगी अगर कोई चीज बहुत तेज आएगी तो। ओके, तो अब हम चलते हैं वर्कशीट पर। तो यहाँ पे क्या बोला फिर इन्होंने कि इसको क्या बोल रहे हैं? जो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है?
वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो रही है, भाई यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम इस वैसे रोड पे चाहे कोई वैसे चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, या कोई व्हीकल चल रहा है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन था जो ए था, केवल एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो स्मॉल जी होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरने की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या देखते हैं? फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हम एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्री फॉल में अभी क्या बताया? यहाँ पे केवल एक ही फोर्स इन्वॉल्व होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो कौन सा हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला फोर्स होगा। और किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की वजह से हो रहा है। तो अब हम ये कैसे देखते हैं? जैसे ये तो हमें पहले पता चला कि वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, पहले ये सबको पता चला। उसके बाद अरिस्टोटल आए, उन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सबकी वेलोसिटी में बराबर चेंज हो रहा है। उन्होंने क्या लिया? एक मेटल कॉइन लिया और दूसरी साइड उन्होंने फेदर लिया, जो पंख होता है। उन्होंने फेदर लिया और मेटल कॉइन लिया और ऊंचाई से फेंके, दोनों को एक साथ फेंका उन्होंने। तो क्या देखा? जो मेटल वाला कॉइन है वो नीचे आ गया बहुत कम टाइम में, और फेदर इधर उधर उड़ता हुआ और तब वो नीचे आया। जैसे कि हम भी जनरली देखते हैं, जब बात होती है कि फ्री फॉल की, अगर बोले कि कोई भी चीज जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो एक ही टाइम में नीचे गिरेंगे, तो ये हमें भी कैसी लगती है? एक अजीब सी अजम्पशन लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये उन्होंने, अरिस्टोटल ने भी यही बताया कि जो फेदर है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आया और कॉइन फटाफट से नीचे आ गया। तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं है कि सबकी वेलोसिटी में एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होगा। फिर उसके बाद गैलीलियो ने उनके इसका खंडन किया, उन्होंने इसको इसके अगेंस्ट उन्होंने फिर बोला, जो कि फिर बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बोला, फिर क्या किया उन्होंने? एक टावर पे खड़े हुए, इटली की टावर है, तो उस पे वो खड़े हुए, उन्होंने दो स्टोन लिए, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, एक छोटा लिया और एक बड़ा लिया, क्योंकि अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि इसका मास कम है फेदर का और इसका कॉइन का मास ज्यादा है, तो इसलिए ये कॉइन जल्दी आया है और ये फेदर लेट आया है। तो फिर उन्होंने लिया, एक पत्थर लिया थोड़ा भारी और एक लिया छोटा सा। जब उन्होंने फेंका ऊपर से वो टावर से, तो दोनों एक ही टाइम में नीचे गिरे, बिल्कुल सेम टाइम में। तो उससे फिर पता चल गया कि हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो अब ये फेदर वाले केस में क्या होता है? अब यहाँ पे पहले ही क्लियर किया गया है कि केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तब फ्री फॉल बॉडी कंसिडर होगी वो। लेकिन अब फेदर के केस में क्या हुआ? वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो एयर की वजह से लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रही है। एयर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जैसे हम काइट भी जब उड़ाते हैं तो एक एयर की वजह से फ्रिक्शन लगता है, एयर की वजह से एक फोर्स लगता है, पता चलता है ना वो। ऐसे ही जब फेदर नीचे गिरा तो वो हवा की वजह से वो रुक रुक के नीचे गिरा। तो उसके लिए जैसे अब एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक रूम लिया पूरा, उसमें क्या किया गया? पहले जब डाल के देखा, एक मशीन थी जिससे एक फेदर ऐसे बांधा गया और यहाँ पे एक स्टोन, दोनों को जब नीचे फेंका गया तो ऑब्वियसली पहले स्टोन गिर गया जल्दी से और फेदर बहुत देर में गिरा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया गया। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ एयर। तो उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं थी। तो अब क्या हुआ? वहां पे फिर दूसरा कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, बस कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब क्या देखा गया? बहुत मैजिकल था कि फेदर और स्टोन दोनों एक ही स्पीड से, बिल्कुल एक ही वेलोसिटी से नीचे गिर रहे हैं। जितने टाइम में स्टोन यहाँ पे आया उतने टाइम में फेदर यहाँ पे, उतने टाइम में ये, इतने टाइम में ये, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं और एक साथ दोनों ने ग्राउंड पे हिट किया। तो इससे क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कौन से रेट से बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो उसी रेट से उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और दूसरा, जब कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है,
तो वो बराबर लग रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट भारी है या हल्की है, वो बराबर फोर्स लगा रहा है सब पे, ठीक है। तो ये क्या था, फ्री फॉल। तो अगर कोई और फोर्स वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या, अगर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो भारी या हल्की जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगी। तो ये था फ्री फॉल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो इक्वेशन है। तो लेट मास ऑफ अर्थ बी एम। एम यहाँ पे इन्होंने माना है अर्थ का मास, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी स्मॉल एम। लेट डी बी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। तो इन्होंने क्या माना है, जो डी है वो क्या माना है, जो अर्थ है उसका क्या माना है इन्होंने, कैपिटल एम, और जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या माना है, स्मॉल एम, और इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या मान लिया इन्होंने, डी। तो अब देख रहे हैं कि and the earth center F be the force of attraction exerted by the earth on the object। तो F क्या है, जो अर्थ से अट्रैक्शन, जो फोर्स लग रहा है अर्थ से, जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है दूसरी वाली ऑब्जेक्ट पे, वो है। तो therefore by universal law of gravitation, ये हम पिछली वाली वर्कशीट में हमने किया था, F इक्वल टू कैपिटल G m इंटू एम बाय डी स्क्वायर। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we know that the magnitude of force on a object is the product of its mass and acceleration a। It means F equal to m a। ये हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन था यहाँ पे, अब यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन फ्री फॉल। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, g, स्मॉल g। तो इसलिए इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्या होती है, F इक्वल टू एम जी, ए की जगह यहाँ पे g ले लेते हैं बस। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वाली इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एफ की यहाँ पे। तो एम जी लिख दिया एफ की जगह, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि लेट्स द ऑब्जेक्ट बी नियर और on the surface of earth, then the distance d radius of earth, then the acceleration due to gravity will be। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिया, 1 मिनट, जो डिस्टेंस है हमने क्या लिया था, जैसे ये सेंटर, अर्थ का सेंटर है और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यही तो हमने बीच का लिया था। तो ये कितना लिया था हमने, d, और यही हम देखें तो क्या है, ये क्या आ रही है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसलिए यहाँ पे हम r भी ले सकते हैं, रेडियस उसको। तो इन्होंने d की जगह क्या लिख दिया, r स्क्वायर। तो अब अगर हम इस वाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कहीं भी हमें स्मॉल m नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो स्मॉल m क्या था, ऑब्जेक्ट का मास था, वो हमें यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, जो g की वैल्यू जिस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो स्मॉल g की वैल्यू एक्सेलरेशन है, जो मतलब गिरने पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। चाहे ऑब्जेक्ट भारी है हल्की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमारा अर्थ है, जो बड़ी ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे हम अगर अर्थ की जगह मून पे निकाल रहे होते तो यहाँ पे मून का हम मास लेते, तो केवल उस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। जैसे अगर किसी हाथी को ऊपर से फेंका जाए या किसी बॉल को ऊपर से फेंका जाए, तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम दोनों पे ही अप्लाई होगा। सेम कंडीशन होगी कि पर सेकंड कितने का उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देख लेते हैं इधर, ये है एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, its radius r increases from poles to the equator। अब हम क्या देखते हैं, इसके लिए एक और पिक्चर दिखा देते हैं, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, हम क्या सोचते हैं, वी थिंक ऑफ द अर्थ एज अ स्फीयर। हमें क्या लगता है कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, बिल्कुल चारों तरफ से गोल मटोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली द स्फेरॉइड, स्लाइटली लार्जर इन रेडियस एट द इक्वेटर देन द पोल्स। हमें दिख रही है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे बड़ी हो रही है ये, तो
पोल्स कौन से हुए, ये वाले पोल्स हैं, तो यहाँ पे रेडियस कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस अपनी वर्कशीट पे। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है फिर, एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी। आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो ये हमें कैसे पता चला कि जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। जो हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां रेडियस ज्यादा होगी वहां जी की वैल्यू कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो मतलब होता है। अगर हम अलग से देखें तो क्या निकल के आ रहा है, ये जी इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है जी का और आर का। तो अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू अगर कम होगी रेडियस की, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कम है तो जी की वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो रही है, राइट। सो it is completed. Now move on to question answers. The first question is explain free fall in brief. तो अगर free fall को briefly explain किया जाए तो you can write your answer from here. Any object thrown upwards reaches a certain height and then it starts falling down. When an object falls towards Earth's surface under the influence of gravitational force of Earth alone, then its motion is termed as free fall. Alone, I emphasize on this word ना, because यहाँ पे क्या बस लग रहा है, अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसकी फ्री फॉल की जो डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is acceleration due to gravity, what is its unit? So you can write your answer from here. So what is acceleration due to gravity? You can write your answer. The acceleration during the free fall is called as acceleration due to gravity, and what is its unit? Its unit is meter per second. Okay, its unit is meter per second. Now तो जब आंसर लिखेंगे उसमें व्हाट इज एक्सेलरेशन में उसकी डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ से, और जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और डेफिनेशन इसकी ऊपर से लिख देंगे वहां से। नाउ derive the formula to calculate the value of g. So you can write your answer from here. This is the formula to 1 minute. Derive the formula to calculate the value g. Derive करना है formula actually. So you have to write the complete derivation, and the answer is from here to there, this. Okay, so you have to write your answer starting from this point and up to this. Now why the value of g is greater at poles in comparison with equator? So you can write your answer from here, this one. As the earth is not a perfect sphere, its radius r increases from poles to the equator. As a result, the value of g becomes greater at the poles than at the equator. Okay students, now your worksheet has completed. I hope you all understood the worksheet, so thank you for watching.